अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। ममता बनर्जी और उनकी हलाकाई जमात तृणमूल कांग्रेस 15 बरस तक मगरबी बंगाल की सियासत के इस असूल की निशानी रही, जो यह है कि बचन निकलने का कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकल ही आता है। लेकिन गुज़श्ता पीर को यह सिलसिला ख़त्म हो गया। आज का ये बहुत ही ख़ास व्लॉग ममता बनर्जी के नाम। ममता बनर्जी की सियासत पर भी बात करेंगे, उनके मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे और ममता बनर्जी की शख्सियत पर भी बात करेंगे। ये व्लॉग मेरे इंडिया के दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर है और पाकिस्तानी दोस्त भी ज़रूर इसको मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इंडिया की मौजूदा ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के जो नताइज आए हैं, पाकिस्तान की सियासत को भी वहाँ से कुछ सीखने की हमें ज़रूरत है। और जो सीखने वाले होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जो नहीं सीखते वो तो खोते होंगे ने। ख़ास व्लॉग है। वक्त के फ़िरौनों यजीदों ने मेरी आवाज़ और आपकी सुमातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए ज़रूर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, कोशिश करता हूँ आप तक सच पहुँचाऊँ। जी मेरे दोस्तों, ममता बनर्जी इस आतश मिजाज अवामी रहनुमा को भारतीय जनता पार्टी के हाथों धंधली ज़्यादा इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ये इलेक्शन जो हुए हैं वेस्ट बंगाल में, पाकिस्तान के गुज़श्ता इलेक्शन की यादें ताज़ा कर दी हैं। इन इलेक्शन के साथ ही वज़ीर आला के तौर पर उनकी लगातार ममता बनर्जी की चौथी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश भी तकरीबन ख़त्म हो गई है, जो कि एक ऐसा कारनामा, अगर वो जीत जाती तो ऐसा कारनामा होता जो उन्हें जीवती बासु और नवीन पटनायक जैसे तवील अरसे तक बरसे इक़्तिदार रहने वाले इलाकाई रहनुमाओं की सफ में लाकर खड़ा कर देता। ममता बनर्जी साहबा की शिकस्त ने आजकल के इंडिया के एक नुमायाँ सियासी कैरियर को शदीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया है। और एक ऐसा सफ़र जो सड़कों पर एहतजाज से शुरू हुआ था, इस सियासी कले की कमज़ोरी पर मुतनज हुआ, जिसे उन्होंने खुद तामीर किया। पस्त कामत, सादा सूती सफ़ेद साड़ी और रबड़ की चप्पलों में मलबूस ममता बनर्जी किसी ऐसी सियासतदान की तरह नहीं लगती थी जो दुनिया की तवील मुंतखब कम्युनिस्ट हुकूमतों में से एक को गिरा देगी। मेरे दोस्तों, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि सन 2011 में ममता बनर्जी ने 34 बरस तक मुसलसल इक़्तिदार में रहने वाली इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को शिकस्त देकर एक ऐसे सियासी निज़ाम को उलट दिया था जो मगरबी बंगाल की शनाख्त बन चुका था। आप यूँ समझ लीजिए कि आप इमरान खान की सियासत और उसके जो मद्दोजज़र हैं वो काफ़ी हद तक ममता बनर्जी से मुझे तो मिलते जुलते नज़र आते हैं। ये रियासत जो कभी इंडिया का फ़िक्री और तजारती मरकज़ थी, वेस्ट बंगाल, दहाइयों तक सनती जवाल और सियासी थकन का भी शिकार रही। इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें उस वक्त एक यादगार अंदाज में अपनी दीवारें बर्लन गिराने वाला कुंद आला करार दिया, और टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 बासर तरीन शख्सियात में भी शामिल किया था। ये उस वक्त की बात है जब अभी नरेंद्र मोदी जो था वो उसकी कोई हैसियत भी नहीं थी। ममता बनर्जी का अरूज बंगाल की टकराव वाली सियासी सकाफत में हुआ, जहाँ इंतखाब अक्सर सड़कों पर तवील जंग का मंजर पेश करते हैं और उनके हामी उन्हें आग की देवी ममता बनर्जी को आग की देवी के नाम से पुकारते हैं। कोलकाता में एक नीम मुतवसत तबके के ख़ानदान में पैदा होने वाली ममता बनर्जी ने सियासत में कदम कांग्रेस पार्टी की तलबा तंजीम के ज़रिए रखा। फिर सन 1980 की दहाई तक वो रियासत में कम्युनिज़म मुखालफ नुमाया चेहरों में शामिल हो चुकी थी और बिल आखिर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस TMC कायम की।
बंगाल के सियासी तशद्दुद ने उनकी शख्सियत को भी बदला और सन 1990 में एक एहतजाजी रैली के दौरान मुबैना तौर पर उन पर कम्युनिस्ट कारकुनों ने हमला कर दिया और खोपड़ी में फ्रैक्चर के बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। यह वाक़या उनकी शख्सियत का वो पहलू सामने लाया जिन्हें उन्होंने दहाइयों तक बरकरार रखा। वो सड़कों पर लड़ने वाली भी रहीं और जुज़वी तौर पर मजलूम भी। वो इक़्तिदार में होते हुए भी एक बागी बनकर सामने आई। फिर सन 2007 में संगोर में टाटा मोटर्स के कारखाने और नंदीग्राम में ज़मीन के असूल के ख़िलाफ़ उनकी मुखालफत के बाद उन्हें तेज़ी से अरूज मिला। उन्होंने खुद को किसानों की मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया और देही और कम आमदनी वाले वोटर्स की भरपूर हमायत हासिल की। ताहम इन एहतजाजी मुज़ाहिरों ने शहरी मुतवस्सत तबके और कारोबारी तबके के एक बड़े हिस्से को उनसे बदजन भी किया, जिन्होंने उन पर मगरबी बंगाल से सरमायाकारों को भगाने का इल्ज़ाम लगाया। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की माहिर बशरियात मैकोलिका बनर्जी कहती हैं कि ममता नरेंद्र मोदी की तरह पूरी सियासी ज़िंदगी सियासतदान ही रही हैं। उनके मुखालफिन अशराफिया के भदर लोग कम्युनिस्ट मर्द थे। बंगाल के तालीम याफ्ता ऊंची ज़ात के मुतवस्सित तबके के लोग जो उनके सांवले रंग और आदाब की कमी पर उन्हें कमतर समझते थे। मैकोलिका बनर्जी कहती हैं कि इब्तदाई कामयाबी ने उनके आम आदमी के साथ खड़े रहने के अज़म को मज़ीद मजबूत किया। वो दुकानदारों के साथ बैठी भी दिखाई दी, जहाँ भी मसला हुआ वो वहाँ पहुँच जाती, सादा लिबास पहनती रहीं और इंतहाई सादा ज़िंदगी को ही उसने लोगों में अपनी पहचान बना लिया। इस इब्तदाई जदोजहद ने उन्हें बेखौफ भी बनाया और उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो लोगों के साथ खड़ी रहीं तो वो दूसरों को भी यही एहसास दिलवा सकती हैं। मैकोलिका ने के मुताबिक हर कोई उन्हें दीदी यानी बड़ी बहन कहता था, क्योंकि वो इस रिश्ते की अलामत बन गई थी और एक इंतहाई मुहाफ़िज़ शख्सियत जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती है, वो इस तरह की पहचान बनी थी। इंडिया की ज़्यादातर ख़वातीन सियासी रहनुमाओं के बरक्स ममता बनर्जी साहिबा बग़ैर ख़ानदानी पुष्टपनाही या किसी ताकतवर सरप्रस्त के अपनी क़ुव्वत बाजू से उबर कर इतने आला मनासिब और आला मुकाम तक पहुँची। मैकोलिका बनर्जी कहती हैं कि किसी ने अपनी पार्टी बनाकर कम्युनिस्टों जैसी नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत का मुकाबला करके और 34 साल बाद उन्हें इक़्तिदार से हटाकर 3 बार हुकूमत नहीं की और दीगर ख़वातीन सियासतदानों के बरक्स वो दानिस्ता तौर पर दूसरी ख़वातीन को भी आगे लाती रहीं। हालिया इंतख़ाबात में भी उनकी जमात ने 52 ख़वातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उनकी जमात के टिकट पर 52 ख़वातीन ने इलेक्शन लड़ा। बरसों तक ममता बनर्जी की शख्सियत ख़वातीन और गरीब देहातियों के लिए फलाई मंसूबों और बंगाल की मजबूत हलाकाई शनाख्त ने उन्हें नाराज़ी, करप्शन के इल्ज़ामात और बीजेपी के अरूज को महदूद रखा। क्रिया यूनिवर्सिटी की प्रोमा राय चौधरी कहती हैं उनकी कामयाबी एक एहतियात से कायम तवाज़ुन पर मुबनी थी। ख़ुद को एक समझौता न करने वाली जंगजू के अलावा वो एक सादालू माँ जैसी शख्सियत के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया, जो मुआशी मुश्किलात के शिकार लोगों को सहूलत फराहम करती थी। यहाँ ये ना लीजिएगा मुराद कि वो मरियम नवाज़ भी सब दी माँ है, सब दी नानी है, तो ममता बनर्जी को खुदा के लिए मरियम नवाज़ से मुवाजना न कीजिएगा। वो ऐसी सब दी माँ और ऐसी सब दी नानी नहीं है कि जो अपने सब दी माँ सब दी नानी अपनी सारी औलाद की दौलत पर कब्ज़ा कर ले। वो ऐसा करने वाली नहीं थी, वो एक इंतहाई सादा आलू औरत हैं। अच्छा, नक़दीन ये भी मानते हैं कि बनर्जी साहिबा अपने वोटरों के जज्बात की गहरी समझबूझ रखती थीं, लेकिन करिश्मा हमेशा के लिए सियासी निज़ाम को कायम नहीं रखता। सियासी माहिर दोपयान भट्टाचार्य ने एक बार कम्युनिस्ट दौर के बंगालियों को पार्टी सोसाइटी करार दिया था,
جہاں سیاسی جماعتیں روزمرہ زندگی اور معاش کا حصہ بن گئی تھیں۔ ممتا جی کی جماعت کو یہ ڈھانچہ ورثے میں ملا، مگر انہوں نے اسے بدلا کہ کمیونسٹوں کی منظم تنظیم کے برعکس ممتا بنرجی کی جماعت ان کے ذاتی شخصیت اور اختیار کے گرد ہی ہمیشہ گھومتی رہی۔ بھٹاچاریہ نے ٹی ایم سی کو ایک سیاسی فرنچائز ماڈل قرار دیا، اور میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ ممتا بنرجی صاحبہ ایک ایسی لیڈر تھیں وہ جو انڈیا کا مستقبل تھیں، لیکن حالیہ انتخابات میں آپ میرا پچھلا ولاگ دیکھیے گا، اس میں بھی میں نے ممتا بنرجی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، میں اپنے پاکستانی دوستوں سے، وہ میرا ولاگ اتنے دوستوں نے دیکھا نہیں، پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو، عوام کو، یہاں کے ٹوٹو میڈیا نے اور یہاں کے بغیرت سیاستدانوں نے اس بار اتنا لمٹائز کر دیا ہے ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، کہ صرف اپنے مفاد کی حد تک کی خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انڈیا والے پاکستان مخالف پروپوگنڈا ہو یا پاکستان مخالف کوئی بات ہو، اس خبر کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ چینل جن میں اس طرح کی شور شرابہ، ہنگامہ، حملہ کر دیا، گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے، اور انڈین فلموں میں جو ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستانیوں کا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت عام آدمی کی سوچ، عام آدمی کی فکر چند ٹٹو صحافیوں نے یہ بنا دی ہے، لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے، ان کی ذہن کو ایک خول کے اندر جھکیڑ دیا ہے۔ پاکستانیوں سے پوچھیں ذرا انڈیا کی سیاست کے بارے میں تو بہت کم پاکستانی اس کے حوالے سے بات کریں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے ہم انڈیا سے سیکھ سکتے ہیں، جیسے انڈیا والوں نے، انڈیا کا الیکشن کمیشن، انڈیا کی عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ انڈیا کا الیکشن کمیشن ہمیشہ اس پر کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہو۔ یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستانی الیکشن کمیشن سے، سکندر سلطان راجہ سے انڈین الیکشن کمشنر نے یہ سبق کیا ہے کہ چلو بھائی، عاصم منیر کے تلوے چاٹو، مریم کو اقتدار میں لاؤ، شہباز کو 17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں لے آؤ، اور عمران خان کو 200 سیٹوں سمیت اڈیالہ جیل میں بند کر دو۔ بالکل اس سے ملا جلا یہ جو ویسٹ بنگال کے الیکشن کے نتائج ہیں وہ اس سے مختلف نہیں ہیں۔ 13,000 لوگوں کے تبادلے کیے گئے، اور وہاں پر مسلمانوں کے جو ووٹر تھے ان کو ووٹر لسٹوں سے ہی نکال دیا۔ بہت بڑی 25-30% مسلمان رہتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ظلم ہے کہ 3 نسلوں سے وہ ہندو جو بنگلہ دیش سے شفٹ ہو کر ویسٹ بنگال آ کر آباد ہوئے تھے، 80 سال کے بعد بھی ان کو ووٹ کا حق نہیں ملا، بلکہ پہلے حق تو مل گیا تھا لیکن ووٹر لسٹوں سے ان کے نام ہی کاٹ دیے گئے، اور کہا گیا جی کہ یہ تو انڈین شہری ہیں ہی نہیں ہیں۔ یہ میرا گزشتہ ولاگ ممتا بنرجی اور انڈین الیکشن کے حوالے سے میں نے بنایا تھا، آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ میری نظر میں ممتا بنرجی انڈیا کا مستقبل تھیں، بہت بڑی لیڈر ہے۔ میری نظر میں اس کی سادگی، اس کے جو پلاسٹک کے جوتے، بالکل سادہ سی سفید رنگ کی کاٹن کی ایک ساری پہنے ہوئے وہ اپنی کمپین کرتے رہی۔ تو پاکستانیوں کو سبق سیکھنے کی ضرورت اس حوالے سے ہے کہ سب دی ماں، سب دی نانی جو ہوتی ہے وہ ممتا بنرجی جیسی ہوتی ہے، مریم نواز جیسی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں آپ کی آواز بنتا ہوں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ میرے انڈین دوست جو مجھے خاص طور پہ کشمیر سے کچھ دوست مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور ان کا تھینک فل بھی ہوں۔ اور اپنے پاکستانی دوستوں سے میری بھی یہ گزارش ہوگی کہ بہت سے دوست مجھے جو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ولاگ کے بھی نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں۔ میں نے ولاگ شروع کیا تھا تو بجلی چلی گئی تھی، اب ولاگ ختم کرنے کے قریب آیا ہوں تو اب بجلی آ گئی ہے۔ بجلی کا بھی اس ملک میں ایک عجیب تماشا ہے۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔